हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। तो पहले आज का टॉपिक लिख लेते हैं कि आज हमारा क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टुडेस टॉपिक इज़ वेक्टर। वेक्टर हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद इसका पढ़ना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा फिज़िक्स के लिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी फिज़िक्स में आते हैं वो सारे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी कमांड वेक्टर बहुत अच्छी हो गई तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कमांड सारे सब्जेक्ट्स पे और सारे टॉपिक्स पे अच्छी हो जाएगी। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन लोग सीधे स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और इसमें आगे आगे क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं वेक्टर वगैरह क्या होते हैं, वेक्टर क्या क्यों ज़रूरी होता है। एक्चुअली में सबसे पहले क्या है कि फिजिक्स में है, हम सब लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने शायद पढ़ रखी होंगी, मैं फिर भी थोड़े से एग्जांपल बता देता हूँ आपके। जैसे कि डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, वेट हो गई, टेम्परेचर हो गए, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इसमें इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनका कि मैंने नाम लिया, इन सबको क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई करना होता है। तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले करते हैं किसमें, स्केलर में। ठीक है, तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको हम क्लासीफाई किसमें करेंगे, स्केलर, और दूसरा किसमें, वेक्टर। आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, पर फिर भी मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको कि डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का वेट, अगर मैं किसी चीज़ के वेट के बारे में बात करूँ, तो मान लीजिए कोई रॉड रखी हुई है, उसका वेट 5 kg है। अभी मैं उस रॉड को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दूँ, यानी कि उसको मैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर उठा के रख दूँ और उसको फिर मैं वेट करूँ, तब भी मेरा वेट कितना आएगा, 5 kg आएगा। अगर मैं उसको यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टली लिटा दूँ या वर्टिकली खड़ा कर दूँ या किसी भी ओरिएंटेशन में मैं उसको रख दूँ, तो मेरा जो वेट आएगा उसका रॉड का, वो कितना आएगा, 5 kg ही रहेगा। तो क्या हुआ कि वेट जो है कम्प्लीटली किससे डिस्क्राइब हो रहा है, बस उसके वेट से। वो ओरिएंटेशन पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैंने बोल दिया कि भाई इसका वेट 5 kg है तो 5 kg है, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इट्स सेल्फ। ओके, और दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक पोजीशन की बात करता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये हो गया है आप या मैं हो गया ये। ठीक है, तो मैं आपसे 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉइंट जो मुझसे 10 किलोमीटर दूर होगा वो मेरी पोजीशन को बता सकता है। तो अगर मैं अपने आप को सेंटर मान लूँ और इसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का एक सर्किल खींच लूँ, तो यहाँ पर अगर आप हुए तब भी आपकी दूरी और मेरे बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अगर मैंने यहाँ से यहाँ भी आपको खड़ा कर दिया, इस पॉइंट पे आप खड़े हो गए, तो भी हमारे और हम आपके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट तरीके से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस 10 किलोमीटर है। तो हम दोनों इसमें कहीं भी खड़े हो जाएं, आप मुझसे इस सर्किल पे यहाँ 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 कहीं भी आप खड़े हो जाएं, तो आपकी और मेरे बीच की पोजीशन में कितना डिफरेंस है, 10 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे लोकेट कर लीजिए कि मैं आपसे 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो आप मेरे को आप लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मुझे लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको मुझे लोकेट करने के लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, आप मुझे एग्जैक्ट अपनी पोजीशन की डिटेल्स दें, यानी कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस जगह आप खड़े हुए हैं वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे 10 किलोमीटर आपसे दूर खड़ा हुआ हूँ। तो अब आपको मेरी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी जो पोजीशन है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या वैल्यू दी है, पोजीशन में मैंने आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन मैंने कितनी बताई, 10 किलोमीटर।
आपसे, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन क्या डिमांड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम जो है 10 किलोमीटर बताने से नहीं चल रहा है, मुझे इसकी लोकेशन भी आपको डिफाइन करके देनी पड़ रही है कि वो ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे 10 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैं आपसे खड़ा हुआ हूँ। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं हो पाई, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में और थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उन्हें डायरेक्शन या ओरिएंटेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए किस चीज़ को फॉलो करती हैं, सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को। सिंपल अलजेब्रिक रूल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी में जोड़ना है, मान लीजिए आपके पास 10 केजी कोई चीज़ है, मान लीजिए 10 केजी लड्डू हैं आपके पास, और मैंने आपको कितने लड्डू और दे दिए, 2 केजी लड्डू और दे दिए। तो अब आपके पास टोटल कितने लड्डू हो गए, टोटल क्वांटिटी अब कितनी हो गई, 10 + 2 = 12 केजी लड्डू, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपल हमने क्या किया, 10 + 2 बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, इसको 10 में 2 को जोड़ दिया और 12 केजी आ गई। इस चीज़ को हम जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो नॉर्मल तरीके से कहते हैं, उसके लिए एक टर्म होता है अलजेब्रिक एडिशन या अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो भी होती है अलजेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल्स को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पोजीशन आपसे कितनी है, अभी 10 किलोमीटर दूर है, और मैंने आपको क्या बताया कि मैं अभी 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए एक ओरिजिन में खींच लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बात करने की, आप यहाँ पे खड़े हों, तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से आपसे 30 डिग्री के एंगल पे 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ। अब मैंने आपसे कहा कि मैं फिर ईस्ट डायरेक्शन से 45 दूरी पे आपसे 5 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ। तो ईस्ट डायरेक्शन क्या है, इसमें ईस्ट डायरेक्शन को मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, और मैं यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला, अब मैं ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ से 45 दूरी और चला गया हूँ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मेरी नई लोकेशन क्या होगी, तो अब मेरी नई लोकेशन 10 किलोमीटर + 5 किलोमीटर नहीं होगी, ठीक है। मेरी लोकेशन क्या होगी, 5 किलोमीटर नहीं होगी, ठीक है। मेरी नई लोकेशन क्या होगी, मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा तो मैं बताऊँगा कि ये आप इस पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट को मिला दोगे, और फिर ये वाला एंगल चेक करोगे, मान लीजिए कि एंगल कितना आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मेरी अब नई लोकेशन क्या होगी, तो मेरी नई लोकेशन अब क्या आएगी, मेरी नई लोकेशन जो है 10 + 5 किलोमीटर नहीं होने वाली। मेरी नई डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 10 + 5 तो नहीं आएगी, हो सकता है 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए। क्योंकि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल जब भी हम कभी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया आपका, ये इसकी लेंथ है A, इसकी डिस्टेंस है B, और इसकी डिस्टेंस है C। तो ठीक है, इसका रूल क्या होता है हमारा ट्राइंगल बनने का कि A + B शुड बी ग्रेटर देन C। तो A + B जो होता है, कभी भी कोई ट्राइंगल बनेगा तो उसमें 2 आर्म्स का सम हमेशा थर्ड आर्म से ज़्यादा ही होगा, यानी कि जो थर्ड आर्म है वो इन दोनों के एडिशन से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो हमारी अभी ट्राइंगल क्या बना हुआ है, यहाँ से ये फर्स्ट आर्म, उसके बाद सेकेंड आर्म, और ये क्या है हमारी अब थर्ड आर्म है। तो ये 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 5 किलोमीटर। तो हमारी ये जो डिस्टेंस आएगी 10 + 5 से कम ही कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा 15 किलोमीटर से कम आएगी, चाहे 14.5 आ जाए, चाहे 14.6 आ जाए, वो हम आगे चल के देखेंगे। हम वेक्टर को कैसे ड्रॉ करके हम कैसे उसकी एक्चुअल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि इसका जो एडिशन होगा वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। जो मेरी लोकेशन जो मैंने अब चेंज कर ली, पहले मैं 10 किलोमीटर ईस्ट पे आपसे खड़ा हुआ था, अब उसके बाद मैं ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन है
इस डायरेक्शन से 45 डिग्री दूरी पर 5 किलोमीटर आगे चला गया। तो अब मैं आपसे कितना दूर हो गया, तो मेरी पोजीशन पहले वाली पोजीशन में एल्जेब्रिकली नहीं जुड़ रही। यानी कि अगर मैं अपनी पोजीशन को बताऊं कि 10 + 5, यानी कि इन दोनों पोजीशंस को एल्जेब्रिकली की जोड़ के मैं बताऊं कि 10 + 5 15 हो गई, तो वो चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। तो जो ये पोजीशन क्या है, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए किस रूल को फॉलो करेगी, ये वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये जान लेते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो एल्जेब्रिक एडिशंस को फॉलो करती हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉस को फॉलो करती हैं, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नेक्स्ट ये सीखेंगे कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा वो क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आप लोगों को इसमें एंजॉय होने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसी होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते चले आएंगे आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप लोग जानते ही होंगे। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्किंग एरो। ठीक है, जैसे कि मैं कोई चीज़ बात करूं कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको क्या करूंगा, वेलोसिटी का हम v ले लेते हैं जनरली। तो v कैसा लेते हैं हम, इसको लेते हैं बोल्ड। वेक्टर क्वांटिटीज़ को या तो आप सिंपली v बोल्ड बना के रिप्रेजेंट कर दीजिए, या बोल्ड क्वांटिटी बना के उसके ऊपर एक हम, फॉर कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें क्लियर रहे कि इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड, तो हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे साथ क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन को भी हम क्या करेंगे, या तो a लिख देंगे सिंपली बोल्ड, या फिर a लिख के उसके ऊपर हम क्या बना देंगे, एरो बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या बनाएंगे, d, और d के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब क्या होता है, किसी वेक्टर को एक्चुअली में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है, ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमें एक्चुअल बताने लगता है कि हमारा वेक्टर कैसे फिजिकली जुड़ेगा, क्या हम उसके बारे में कुछ क्लियरिटी हमें आने लगती है, कि हम पहचान जाते हैं कि भाई हमारी क्वांटिटी जो भी चीज़ डिनोट करे वो एक्चुअल में हमें कैसे दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी और बोट यानी कि नाउ इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कोई बोट है, मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी होता है मैंने, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको रिप्रेजेंट करो, तो जैसे हम ग्राफिकल फॉर्म में बचपन में रिप्रेजेंट करते थे अर्ली क्लासेस 5th 6th में, जहाँ पे हम ग्राफ सीखते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते थे कि एक यूनिट मान लेते थे। हम यहाँ पे क्या यूनिट मान लेंगे, हम यहाँ यूनिट मानेंगे 1 किलोमीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑफ जो हमारा मेजरिंग स्केल है। ठीक है, हम उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई को क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेजरिंग स्केल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम 10 किलोमीटर पर सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 किलोमीटर पर सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्केल में 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेंगे। इसकी लंबाई हमारी कितनी होगी, जो एक्चुअल में हम जो स्केल से नाप के खींचेंगे, इसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, एजम्पशन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा 10 सेंटीमीटर की लंबाई का जो एरो जो हमने बनाया हुआ है वो हमें क्या बता रहा है, 10 किलोमीटर पर
सेकंड। ये हमें कहाँ ज़रूरी पड़ता है? ये ज़रूरत पड़ती है जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और आगे हम देखते चलेंगे सवालों में हमें इसकी बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता देता हूँ दोबारा से एक बार। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्केल, जो हमारा मेजरिंग स्केल होता है, जैसे कि हम बचपन में भी स्टार्टिंग में ग्राफ बनाया करते थे कि मान लेते थे कि भाई इस स्केल की 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 किलोमीटर दूरी को बता रही है, या फिर इस स्केल की 1 सेंटीमीटर लंबाई हमें 10 किलोमीटर बता रही है या 20 किलोमीटर बता रही है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी? 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड को मेजरिंग स्केल में कहीं रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि हमारा 1 सेंटीमीटर ऑफ स्केल क्या बताता है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए हम एक 10 किलोमीटर पर सेकेंड के लिए क्या खींचेंगे? 10 सेंटीमीटर लंबी मेजरिंग स्केल को रखेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन खींचेंगे और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने थोड़ा सा सीख लिया है। अब क्या होता है? नेक्स्ट आएगा हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें। अभी तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल चल रहा था, अब क्या है कि अब आपको ना थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, एग्जाम्पल भी डालूंगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा लगेगा कि ये एक्चुअली में होता क्या। क्योंकि अनटिल अनलेस हम जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर लेते या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक हमें पिक्चर की क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है। तो अब आ गया हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, तो हमने वेक्टर्स को देख लिया। वेक्टर को हमने क्या बताया, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो बना के, ठीक है, हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी। अब ये क्या है? अभी पैरेलल वेक्टर और हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स हैं। तो अभी क्या होगा, आगे जाके हम देखेंगे वेक्टर जो है ये किसी स्पेस में डिफाइन किया जाता है। स्पेस क्या है कि वेक्टर को हम मान के चलते हैं कि 2 डायमेंशनल स्पेस में ये हमने इमेजिन किया हुआ है या फिर उसको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है? हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस क्या है? हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई। तो कोई भी वेक्टर हमारा एक्स और वाई एक्सिस में कैसे भी रखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 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 हम कैसे भी रख सकते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन के हिसाब से। मान लीजिए आपसे बोलूँ कि एक ए वेक्टर है, 5 मीटर पर सेकेंड लंबा है, ठीक है। 5 मीटर, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और ये ईस्ट डायरेक्शन से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ को बना लेते हैं, ठीक है। ईस्ट बना लिया, वेस्ट बना लिया, नॉर्थ बना लिया और साउथ बना। अगर मैंने इसको बोला कि भाई ये मेरा वेक्टर जो है 5 मीटर पर सेकेंड का है और ईस्ट डायरेक्शन से 20 डिग्री के एंगल पे है, तो मेरी ईस्ट डायरेक्शन तो यहाँ से लेके कहीं तक भी, मैं यहाँ से 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 कहीं तक भी जा सकता हूँ। हो सकता है मैं आगे भी चला जाऊँ, ठीक है। तो चलिए, मैंने सबसे पहला एक वेक्टर बनाया था। तो मेरा वेक्टर क्या बताना चाहता है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करना है और ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो मेरा ये वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ, तो कितना बता रहा है ये? 5 मीटर पर सेकेंड। और ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है? ईस्ट डायरेक्शन इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो क्या होगी? ईस्ट डायरेक्शन होगी। इस लाइन के यहाँ भी मैं खींच सकता हूँ, ये भी क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लाइन खींच सकता हूँ, ये भी क्या है? ईस्ट डायरेक्शन की ओर पॉइंट कर रही है, ठीक है। यहाँ भी खींच सकता हूँ मैं, ये भी क्या कर रही है? ईस्ट। यानी कि मैं अगर यहाँ से इस तरफ चलूँ, इस पोजीशन पे भी इस तरफ चलूँ या इस पोजीशन पे इस तरफ चलूँ, मैं क्या बोलूँगा? मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ईस्ट डायरेक्शन का पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर मैंने आपको दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही हो, ये हो सकता है कि इसकी कमिटमेंट क्या है? इसकी कमिटमेंट ये है कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे है। तो ईस्ट डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी कहीं भी हो सकती है, बस ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होनी चाहिए। तो वो लाइन कहीं भी पैरेलल लाइन खींच लो ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल में, तो ईस्ट डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर मेरा यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर मेरा कहाँ पे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर और एंगल कितना बना रहा हूँ? 30 डिग्री। तो ये वेक्टर भी मेरी बात को सही साबित कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि मैं ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री पे हूँ और मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे से ड्रॉ कर दूँ,
ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी एंगल कितना है 30 डिग्री का, और लंबाई कितनी मान लीजिए वही 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये वाला भी वेक्टर मेरी ही बात को सही साबित कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैं ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री पे हूँ और मेरी लंबाई कितनी है 5 मीटर सेकंड के हिसाब से रिप्रेजेंट करी जा रही है। तो ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, ये ये वेक्टर सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। तो ये सारे वेक्टर्स क्या हुए, इक्वल हो गए। चाहे मैं इस वेक्टर को या इस वेक्टर को कंपेयर करूं तो ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इन सब की क्या खासियत है, ये सब वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये सब वेक्टर आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स जिनकी लेंथ या जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल एनी टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज इक्वल। या फिर हम बोल सकते हैं वो एक ही वेक्टर है, वो दो वेक्टर अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरी लोकेशन ईस्ट डायरेक्शन से 10 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, मैंने आपको ओरिजिन नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना इस चीज़ में। मैंने आपको बोला कि मेरी जो लोकेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन से 10 किलोमीटर, ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पर होगा, चलो कहीं भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री पे है और कितनी दूरी है मेरी, 10 किलोमीटर लंबा वेक्टर है। तो मान लीजिए मैंने ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट कर लिया, मेरे को अच्छा लगा कि मैं यहीं से कर लेता हूँ ओरिजिन से। तो मैं यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन खींचूँगा, उस पर 10 किलोमीटर की मार्किंग करूँगा। मैं ये मान लूँगा कि भाई एक स्केल का 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर दूरी बताता है, तो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच के मैं क्या करूँगा, अपनी लोकेशन को डिफाइन कर दूँगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये नहीं बोला था कि भाई मैं ओरिजिन आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से, मैं तो सिर्फ आपको ये बताया कि मैं भाई आपसे 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री पे 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। तो आप हो सकता है यहाँ पे खड़े हो, तो आप यहाँ पे आ जाएँ। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमें वेक्टर को बताने के लिए उसका एक ओरिजिन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, आप मुझे फिर ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो कभी भी कोई वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका ओरिजिन हमें पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं तो आप हमेशा उसमें कोशिश कीजिए कि आप कोई ना कोई एक ओरिजिन डिफाइन करके चलें। ये हम आगे देखेंगे जब हम एक्सेलरेशन आदि इनके सवाल कर रहे होंगे, तब हमें ओरिजिन की पोजीशन वेक्टर्स होता है, तब हमें उसकी पोजीशन वेक्टर्स में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे और पोजीशन वेक्टर पहुंच गया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो मैं दोबारा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर बता देता हूँ कि एक वेक्टर मेरा ये पड़ा हुआ है स्पेस में, स्पेस यानी कि ये है मेरा कागज़, ये मेरा स्पेस है। इसमें ये क्या है, ये जो है ये वाली डायरेक्शन क्या दिखा रही है मुझे, वाई। और मेरा ये जो ये वाला एक्सिस अगर मैं इस कागज़ का देखूँ तो क्या कर रहा है, एक्स। यानी कि मैं जो भी काम पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जो भी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ये सब किस में बने हुए, एक प्लेन में बन रहा है, एक्स और वाई प्लेन में, जो कि 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इस स्पेस में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक वेक्टर के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड देना पड़ता है और उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो ये वेक्टर क्या है, मैंने इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी है कि भाई एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल है। एक्स एक्सिस के कोई भी चीज़ में पैरेलल खींच लेता हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि मैं अगर पीछे लूँगा तो यहाँ पे एंगल कितना बन के आएगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना, 30। तो ये वेक्टर जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इसकी लंबाई क्या है, ए है। ठीक है, इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा, वेक्टर ए। इसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए है। और ये यहाँ पे रखा हुआ। अब मैंने इसके पैरेलल में एक और वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर। ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी लंबाई भी क्या है, इसकी और इसकी लंबाई क्या है, बराबर बी। तो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, ए मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो या ए वेक्टर को डिस्क्राइब करो, तो आप मुझसे बोलोगे कि भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड
ए विद मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द ईस्ट डायरेक्शन। तो मेरा जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है और वो 30 डिग्री डायरेक्शन बना रहा है। कहाँ से बना रहा है? एक्स एक्सिस से। ऐसे ही मेरा अगर बी वेक्टर है उसके बारे में पूछूंगा, इसको डिस्क्राइब करो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड क्या है उसका? मैग्नीट्यूड उसका ए है और वो डायरेक्शन बना रहा है 30 डिग्री एक्स एक्सिस से। तो अब ये मैंने सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर का नाम नहीं सुना, मैंने जो आपसे डिस्क्रिप्शन सुना था सिर्फ वही सुना। तो पहली बार आपने क्या डिस्क्रिप्शन दिया? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सेकेंड बार आपने क्या डिस्क्रिप्शन दिया? वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ए एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो मैंने डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद अगर कोई भी सुनेगा तो वो ये बोलेगा कि मैं एक ही वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक ही वेक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं खोली थी कि मैं पहली बार जब आपसे बोलने के लिए कह रहा हूँ तो आप वेक्टर ए के बारे में बोल रहे हो और जो सेकंड बार बोल रहे हो आप वेक्टर बी के बारे में, क्योंकि आपने जो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया उससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? एक ही जैसे हैं, यानी कि दो वेक्टर जो कि पैरेलल हो। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से बना रहे हैं। तो ये वेक्टर क्या है? पैरेलल हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो ये वेक्टर कैसे हो गए आपस में? इक्वल हो गए, यानी कि मैं इस वेक्टर को यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ या यहाँ रख दूँ, या मैं पेपर के किसी भी कॉर्नर में मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, पर ये आपस में सारे वेक्टर क्या हैं? ये आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये सारे वेक्टर क्या हैं? ये सारे वेक्टर कहाँ पे एक लोकेट किया जा सकते हैं? मैं चाहूँ तो इस वेक्टर को यहाँ रख लूँ, 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 यहाँ रख लूँ। मेरे वेक्टर का डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो मेरा ये सारे वेक्टर क्या है? सब एक ही वेक्टर हैं, बस इनको हमने इधर उधर रख दिया, यानी कि हम इस वेक्टर को चाहें यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, ये सारे वेक्टर मेरे हमेशा सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ये चीज़ हमें कहाँ फ़ायदा देगी? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हमें फ़ायदा देगी एडिशन के टाइम पे और सब्सट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर आप थोड़ा सा क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलते में हम क्या देखेंगे? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब भी कोई दो लाइन खींचेंगी, जब भी कोई दो लाइन ड्रॉ करी जाएंगी तो वो क्या होंगी? बेसिकली आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर एक ही कोलिनियर हो जाएंगी, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक ये लाइन है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये दोनों आपस में बहुत दूर है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे? हम इसको ऐसे 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 कर देते हैं और इसको इस तरीके से कर देंगे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो कोई भी दो लाइन्स होंगी, ये लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर देंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया या 180 हो गया। ठीक है, क्योंकि तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। तो जो भी दो लाइन या दो वेक्टर, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट करते तो एरो लगाते किसके आगे? लाइन के आगे लगाते हैं। तो जब भी हम किसी वेक्टर को, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो जरूर वेक्टर आपस में कहीं ना कहीं एंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि दो लाइनें आपस में एंगल बनाते हैं, वेक्टर भी एंगल बनाएंगे। तो जब भी हम दो लाइनों को मिलाते हैं हमेशा क्या एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनके बीच में कौन कौन सा एंगल बना? एक तो बना एंगल ये, और दूसरा वाला कौन सा बना? इससे बड़ा एंगल। तो हम हमेशा क्या करते हैं? छोटे वाले एंगल को बोलना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वेक्टर केस में हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास? बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और दूसरा एंगल कितना होगा फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक? 360 माइनस 60 इक्वल्स टू 300 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो हम हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। और दूसरी बात ये, जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मिलाते हैं या चेक करते हैं तो उस टाइम उनकी जो टेल होती है वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालो तो मैं आपसे सही नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सही पूछूंगा तो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा निकालते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है?
60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की आपस में क्या मिल रही है, टेल मिली हुई है। अच्छा, दो वेक्टर ऐसे हैं, ये है, एक वेक्टर ये रहा। अब इनके बीच का एंगल निकालना। अभी क्या है, ये वेक्टर बहुत दूर दूर है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? इनके बीच का एंगल निकालने के लिए अभी हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग, हमने इक्वलिटी ऑफ वेक्टर देखी थी। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या बताती है? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर बताती है कि भाई अगर हमारे वेक्टर पैरेलल हो और सेम मैग्नीट्यूड का हो तो वेक्टर क्या होता है, वो वही वेक्टर रहता है, वो चाहे वेक्टर इधर हो चाहे उधर हो, बस वो वेक्टर उसके पैरेलल होना चाहिए और उतना ही लंबा और चौड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक वेक्टर मेरा ए है, एक वेक्टर मेरा बी है। अब मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो इन दोनों के एंगल निकालने के लिए पहले मुझे इनका क्या मिलाना पड़ेगा, टेल से टेल मिलानी पड़ेगी या हेड से हेड मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों का पहले क्या करूँगा, टेल से टेल मिला लेता हूँ। और टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या जानता हूँ कि भाई इस वेक्टर के आगे अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ खींच के कहाँ ले गया, यहाँ ले गया, तो भी ये मेरा वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा। थोड़ा सा और खिसका लिया मैंने, तब भी मेरा वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर ही कहलाएगा। यानी ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सब आपस में सेम है, कोई मुझे कुछ मना नहीं कर सकता। तो मुझे जब पता है कि भाई दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने के लिए मेरे को इन दोनों वेक्टरों को मिलाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा कि उस वेक्टर को क्यों ना उस शर्त के लिए पूरा कर दूं कि भाई मुझे टेल से टेल मिलानी है। तो मैं तुरंत क्या करूँगा, इस वेक्टर को खिसकाते खिसकाते कहाँ ले जाऊँगा, इस वेक्टर के पास ले जाऊँगा। तो ये मेरा वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि मैं इसको यहाँ से यहाँ खिसका के ले आऊँ। अब मैं यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल देख लूँगा, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों के बीच छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो हमारा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो आंसर आएगा एंगल का वो कितना आना चाहिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज विल बी 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा एग्जांपल और चेंज कर दिया। तो मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर मेरा ये रहा। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो भाई एंगल निकालने के लिए मेरी शर्त क्या है, एंगल निकालने के लिए मेरी कंडीशन क्या होती है, मेरे को इनकी टेल से टेल मिलानी है और उस टाइम पे जो इनके बीच में स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म कर रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो मुझे इन दोनों वेक्टरों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा और इस वाले वेक्टर को ले जाना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि अगर मैं बी वेक्टर को ऊपर लेता जाऊँगा बी वेक्टर के पैरेलल रखते हुए, तो मेरा बी वेक्टर ही रहेगा। ऐसे ही मेरा ए वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल ही खिसकाता हुआ चला जाऊँगा तो भी मेरा वेक्टर वो ए का ए रहेगा। तो हम दोनों खिसका के क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, हम मिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बी वेक्टर को ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरा बी वेक्टर खिसक के कहाँ गया, थोड़ा सा इसी की लाइन में ले लेते हैं, तो हमारा बी वेक्टर खिसक के कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो मेरा ये वाला वेक्टर भी और ये वाला वेक्टर भी सेम है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि पैरेलल ही इसको शिफ्ट किया हुआ है। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या कहती है, अगर मेरा वेक्टर पैरेलल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं इस ए वेक्टर को क्या करूँगा, बी वेक्टर की तरफ मुझे अब ले जाना पड़ेगा। बी वेक्टर की लोकेशन मैंने चेंज कर दी, अब मैं ए वेक्टर को उठा के कहाँ ले जाऊँगा, बी वेक्टर के पास में। कहाँ से, यहाँ से ऐसे धक्का लगाऊंगा, धक्का लगा लगा के मैंने कहाँ ले आया, ताकि इसकी ये वाली पॉइंट और इसकी ये वाली पॉइंट आपस में मिल गई। अब मैं इन दोनों के बीच का एंगल नाम मान लीजिए एंगल 50 डिग्री है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये कितना आ जाएगा मेरा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना सीख लिया, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, अब एक सेकंड नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना होगा हमें, नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक भाई एडिशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि हमें थोड़ा सा इक्वलिटी अब हमें पता चल गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता चल गया, तो हम एडिशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ओके।